चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। माही और समय पूजा कर कर बाहर आ गए और सब लोग घर के लिए निकल पड़े। माही और समय एक ही गाड़ी में थे और गाड़ी में काफ़ी शांति थी। समय यह आया हुआ था, इसलिए वो अपने साथ ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लाया था। उनकी गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी गाड़ी एक तेज झटके के साथ रुक गई। समय ने ड्राइवर को देखा और बोला, क्या हुआ? तो ड्राइवर ने कहा, सर शायद टायर पंचर हो गया है। तो समय ने कहा, देखो। तो ड्राइवर ने हाँ कह दिया और बाहर निकल गया। समय ने माही की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। समय ने एक नज़र उससे देखा, फिर बाहर देखने लगा। ये रोड काफ़ी सुनसान था, आसपास जंगल था। समय को कुछ अजीब लगने लगा, उसकी सिक्स सेंस कुछ गड़बड़ होने का इशारा कर रही थी। उसने अपनी लोकेशन गार्ड्स को भेज दी और यह वहां देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब ड्राइवर की कोई आवाज़ नहीं आई तो वो बाहर निकल आया और पिछले टायर की तरफ गया तो वह ड्राइवर जख्मी पड़ा था, उसके सिर से खून निकल रहा था। तभी किसी ने उसके ऊपर पीछे से वार किया, पर समय जो कि पहले से चौकन्ना था, वो उस आदमी का हाथ पकड़कर पहले ही मरोड़ चुका था। तभी रोड के दूसरे साइड से कुछ काली पोशाक पहने हुए लोग बाहर आ गए। माही ने जब ये सब देखा तो वो हैरान रह गई और सब कुछ समझने की कोशिश करने लगी। उन सब लोगों ने समय को घेर लिया था। उनका एक आदमी आगे आया जो कि दिखने में अंग्रेज लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अब आया शेर हमारे पिंजरे में। हमारे देश में आकर हमें ही हराने का सपना देख रहे थे ना तुम, पर मैक्सो बॉस के रहते ये कभी नहीं होगा। तभी समय ने हंसते हुए कहा, आखिर मॉस्को ने साबित कर ही दिया कि वो एक कुत्ता है। वो चुप कर वार करता है, पर खैर उसे पर नहीं, इस बार उसका पाला किससे पड़ा है? वो मॉस्को का आदमी का है जिसका नाम जॉन था। वो बोल, यू रास्कल, तुमने मेरे बॉस के बारे में ऐसा कहा? ये बोलकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। 10 आदमी एक साथ उस पर टूट पड़े। ये सब देख रही माही तुरंत कार से बाहर निकल गई और वहां जाने लगी। समय एक एक को मारना शुरू कर दिया था, वो काफी बुरी तरीके से उनको मार रहा था। माही ये देखकर जगह पर जम गई। तभी जॉन की नजर उस पर पड़ी और उसके फेस पर एक ईविल मुस्कान आ गई और वो तुरंत आगे बढ़ गया। माही जिसका ध्यान समय पर था वो अपने और आते हुए जॉन को देख नहीं पाई। जॉन ने उसकी कलाई ली और उसे अपने करीब खींचा लिया। माही ने जोर से चीख मारी तो समय का ध्यान एक पल के लिए उस पर गया तो एक आदमी ने उसके सिर पर वार कर दिया। समय के सर से खून का फवारा निकल पड़ा और सब लोगों ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके हाथ को पीछे कर उसे घुटनों के बल बैठा दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि समय कुछ समझ नहीं पाया और पलक झपकते ही वो उनकी कैद में था। वो एक पल को भूल गया था कि उसके साथ माही भी थी। माही को जॉन ने खींच कर लाया तो माही जो कि उससे छूटने के लिए झटपटा रही थी, उससे जॉन ने कर पकड़ लिया और बोला, शांत हो जा वरना। तो माही बोली, छोड़िए गंदे अंकल, हमें आप ये क्या कर रहे हो? उनको क्यों मार रहे हो? जॉन उसे देखने लगा। समय ने भी गुर्राए हुए कहा, छोड़ दे उसे कुत्ते, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जॉन ने तेरी तो साले बोलते हुए उसके सीने पर लात मारा तो समय को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मर माही की चीख निकल गई। वो बिना सोचे समझे उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगी तो जॉन ने उसके गालों को कर पकड़ और बोला, उफ क्या कच्ची कली है रे। ये बोलकर वो ऊपर से नीचे तक उसे अजीब नजरों से देखने लगा। माही उससे अपने गालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। समय ने कहा, साले उससे छोड़, तेरी दुश्मनी मुझसे है ना? तो जॉन ने गंदे तरीके से कहा, मुझे नहीं पता था कि ठाकुरों को भी रखेल रखने का शौक है। ये सुनकर समय का खून खोल गया और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो जॉन ने कहा, ना बच्चू, ये गलती मत करना वरना तेरी इस लौंडिया को यही नंगा कर दूंगा। तो समय उसे अपनी जानलेवा नजरों से घूरने लगा, जिसे उसने माही की कमर को पकड़ा और उससे चूमने की कोशिश करने लगा, पर माही उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। वो काफी झटपटा रही थी तो जॉन ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। माही के होठों से खून निकलने लगा था। फिर उसने उसके दुपट्टे को खींचकर अस्त व्यस्त करने लगा और उसकी चुनरी को निकलकर फेंक दिया। माही खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसमें उसका गोरा आकर्षक फिगर और कमर दिख रही थी। समय ने इस बार एक जोरदार चीख मारी और खुद को उन लोगों के कैद से आज़ाद कर लिया और अपने हाथ खोलकर एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा और साइड में फेंका हुआ दुपट्टा माही को पकड़ाया। माही ने भी खुद को जल्दी जल्दी कवर किया और डर भरी नजरों से देखने लगी। समय जॉन को बुरी तरीके से मार रहा था और जो उसे रोकने के लिए आता उससे भी। तभी उनमें से एक आदमी जो काफी घायल हो गया था, उसने चुपके से गन निकल ली और बोला, छोड़ दे उन्हें वरना मैं शूट कर दूंगा। और वो उन पर गुण तान कर खड़ा हो गया। समय के हाथ एक पल को रुके, पर फिर वो उससे घर कर देखने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी दाई गोली चलने की तेज आवाज आई, पर समय बच गया था। तभी किसी ने पीछे से उस आदमी को दबोच लिया और जोहन जो अधमरी हालत में ये से खिसकने के फिराक में था, उसे भी पकड़ लिया। समय के गार्ड्स ने अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। फिर उसने माही को देखा जो डरी सहमी थी। वो उससे कुछ कहता इससे पहले वो भागते हुआ आए और समय को साइड हटाया और समय जो इसके लिए तैयार नहीं था वो झटका खाकर एक तरफ हुआ, पर उसने खुद को संभाल लिया। माही की एक तेज चीख निकल गई। समय ने देखा तो जॉन के हाथ में एक गन थी और वो उसको अपने खून से भरे दांतों के साथ अजीब से मुस्कुरा रहा था। उसके गार्ड्स ने उनसे गन छीनी और उसे ले गए। समय ने माही को देखा तो उसकी बाजू से खून आ रहा था और दर्द से तड़प रही थी। समय ने उसको अपने करीब किया और चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या तुम? तो माही ने रोते हुए कहा, वो आपको वो मार रहे थी। समय ने जब देखा कि कुछ ज्यादा खून आ रहा है तो उसने उसे गोद में उठाया और गाड़ी में बैठकर उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। माही दर्द से रोते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है, और रोने लगी। समय ने उससे अपनी गोद में बैठाया और उसे शांत करने लगा। माही भी उसके गोद में किसी छोटे बच्चे की तरह बैठी थी। उसका काफी खून बह चुका था तो समय ने उसका दुपट्टा खून रोकने के लिए बांध दिया था।
माही को काफी दर्द हो रहा था और समय उसे संभलने में लगा हुआ था। माही को ज्यादा खून बह जाने की वजह से कमजोरी भी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह लोग अस्पताल पहुंच गए। समय जल्दी से बाहर उतरा और उसने माही को अपनी गोद में ले लिया और उसे अस्पताल के अंदर ले जाने लगा। उसके पीछे उसके कुछ गार्ड्स भी चले गए। अस्पताल में बंदूक से सनी लोगों को देखकर कुछ लोग डर गए और हैरानी से उन्हें देखने लगे। उसके गार्ड्स सबको एक साइड करते हुए अंदर घुस गए और माही को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया गया। वहां पर एक डॉक्टर था। ये हॉस्पिटल यहाँ का जाना माना हॉस्पिटल था। समय के ऐसे यूं अचानक घुसने से वह डॉक्टर भड़क पड़ा और बोला, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे आप अचानक अंदर नहीं घुस सकते। जिस पर समय को काफी गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, इमरजेंसी है, पेशेंट को देखो। फिर डॉक्टर ने एक नज़र उसकी गोद में बेहोश माही पर डाली। फिर उसे समझ में आया तो उसने उसे लेट आने के लिए कहा और समय को बाहर जाने के लिए कहा। समय ने एक नज़र माही को देखा और बाहर चला गया। डॉक्टर ने माही के बाजू से दुपट्टे को हटाया और उसकी ड्रेसिंग कर दी। उसकी बाजू को गोली छूकर निकली थी, इस वजह से ठीक ठाक सा जख्म बन गया था, जिसलिए एक पेन किलर इंजेक्शन और कुछ दवाएं डॉक्टर ने दे दी। डॉक्टर बाहर आ गए और बोले, अब वह ठीक है, गोली बस छूकर निकली है, पर फिर भी उनको उसे हाथ की ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है और मैंने कुछ दवाएं अभी दी है, आप उन्हें वह सब में से देते रहिएगा। वैसे ये सब हुआ कैसे? उसके इस सवाल को नज़रअंदाज करते हुए समय ने कहा, हम उसे घर कब ले जा सकते हैं? डॉक्टर भी समझ चुका था कि यह कोई बड़ा आदमी है, इसलिए उसने ज़्यादा बात को ना खींचते हुए कहा, थोड़ी देर बाद ले जाएगा, अभी मैंने उनको ग्लूकोज चढ़ाया है, क्योंकि ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उनके शरीर में खून की कमी भी हो गई है और एनर्जी की भी। समय में बस हाँ कर दिया और फिर खुद अंदर चला गया। आंखें बंद कर लेती हुई थी, उसके चेहरे पर हल्का दर्द दिख रहा था। उसके बाजू पर पट्टी कर दी थी और की छोटी मोटी खरोचों की भी ड्रेसिंग कर दी थी। समय के सर पर लगी हुई चोट की भी ड्रेसिंग कर दी थी और माही के उसे हाथ पैर हल्का सा प्लास्टर ज्यादा हुआ था ताकि उसे हाथ कुछ ज्यादा मूव न कर सके, किस वजह से हड्डियों पर प्रेशर ना पड़े। समय उसके पास गया और अपनी भारी आवाज में बोला, अब कैसा महसूस हो रहा है? मैं उसे देखा और बस हमेशा हिला दिया। फिर से मैंने कहा, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। ये बोलकर वह बाहर निकल गया। माही भी चुपचाप आंखें बंद कर लेती रहे। ये सब लोग घर पहुंच चुके थे। उन्हें घर जाकर लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका था। अब दादाजी को चिंता होने लगी। उन्होंने बोला कि समय और छोटी बहू अभी तक आए क्यों नहीं? जिस पर राम जी ने भी कहा, हाँ बाबूजी, काफी देर हो चुकी है, ये लोग अभी तक नहीं आए। फिर उन्होंने समय के हेड गार्ड को फोन किया और फिर उसे पता चला कि समय पर रास्ते में किसी ने हैना करवा दिया था। ये सुनकर वह चिंता में पड़ गई, पर जब पता चला कि समय को कुछ छोटी मोटी खरोच आई है, उन्होंने राहत के साथ ली और बोले, कौन से अस्पताल में है, हम अभी आ रहे हैं। जिस पर उसने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और वह लोग थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। फिर राम जी ने भी उसकी बात मान ली और फिर बाकी सबको ये बात बता दी। यहाँ सिर्फ लक्ष्मण जी, राम जी, प्रभास, राहुल, लक्ष्य मौजूद थे, बाकी सभी औरतें घर में थी और उन लोगों ने उनको बताना ठीक भी नहीं समझा, वरना खामखा वह लोग परेशान हो जाती। थोड़ी देर बाद समय वापस अंदर आया तो माही उठकर बैठ चुकी थी क्योंकि उसकी ड्रिप खत्म हो चुकी थी, पर वह थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही थी क्योंकि इलाज के लिए डॉक्टर ने उसके लहंगे की एक बाजू फाड़ दी थी और उसकी चुनरी जो खून से सुनी थी वह भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। इस वजह से वह अपने कपड़ों के अंदर काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। यह महसूस कर समय बाहर गया और अपने गार्ड से कुछ कहकर 10 मिनट वहीं रुका। 10 मिनट बाद उसका गार्ड हाथ में एक बैग लेकर वापस आया। समय में वह बैग ले लिया और अंदर चला गया और फिर उसे बैग को बिना किसी भाव के माही के आगे बढ़कर बोला, यह को माही, जिसका ध्यान उसे पर नहीं था, वह सामने देखने ले। अपने सामने समय को देखकर उसने उसके हाथों में पड़ा बाग जो उसके तरफ बढ़ाया हुआ था उसे असली से देखने लगी तो समय बोला, इसमें कपड़े ही चेंज कर लो। ये बोलकर वह बाहर चला गया और एक नर्स को मदद कीजिए भेज दिया क्योंकि उसे ज्यादा हाथ हिलाने से तकलीफ हो सकती थी। थोड़ी देर बाद माही ने नर्स की मदद से कपड़े बदल लिए। वह एक नॉर्मल सा सलवार कमीज था जिसमें माही की खूबसूरती कुछ काम नहीं हुई थी। वह इस रूप में भी प्यारी लग रही थी। वह अपना सर झुकाकर धीमे से बाहर आए और समय के सामने खड़ी हो गई। समय एक पल को उसे देखने लगा, फिर बिना कुछ कहे उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। माही भी धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद वह लोग गाड़ी में बैठकर हवेली के लिए निकल पड़े थे और करीबन 20 मिनट बाद वह लोग हवेली जाकर पहुंचे। हवेली के सारे मर्द बाहर ही बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें चिंता हो रही थी। अब जब उन्होंने समय को ठीक ठाक देखा तो जैसे उनके जान में जान आई। दूसरी तरफ से माही संभाल कर उतरी और वह दोनों धीमे धीमे अंदर बढ़ने लगे तो दादाजी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ समय, कौन थे वह लोग और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये बोलकर वह उसे देखने लगे। माही भी चुपचाप खड़ी थी तो समय ने कहा, मैं ठीक हूँ दादाजी, वह एक मेरी पुराने राइवल बिजनेसमैन के भेजे हुए आदमी थे। फिर राम जी ने भी और बाकी सबने भी उसके हाल चाल पूछे। राहुल और प्रभात को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था पर फिर भी वह झूठी हमदर्दी जाता रहे थे। राहुल की नज़र माही पर बनी हुई थी। उसने पूछा, अरे क्या हुआ भाभी जी आपको? ये बोलकर उसने उसे दूसरी बाजू को अजीब तरीके से सहला दिया। माही को ये थोड़ा अजीब तो लगा पर फिर उसने थोड़ा सा पीछे होते हुए कहा, को कुछ नहीं, वह थोड़ी सी चोट लगी थी। फिर दादाजी जो पूरी तरीके से समय की चिंता में खोए हुए थे उन्होंने भी चिंतित होकर पूछा, अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें? माही कुछ कहती उससे पहले ही समय बीच में बोल पड़ा, अंदर जाओ तुम। दादाजी उसे देखने लगे। हमारी भी बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद समय में जो कुछ हुआ वह सभी लोग जो मौजूद थे उन्हें कह दिया। सब लोगों को कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, इस बात की संतुष्टि थी। राम जी के मन में कहीं ना कहीं माही के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। दादाजी भी अपने फैसले से थोड़े से संतुष्ट नजर आ रहे थे। लक्ष्मण जी भी
माही ने किए हुए छोटी सी पढ़ाई के लिए खुश थे कि उनके भतीजे की जिंदगी में फिर से कोई गलत लड़की नहीं आई। प्रहलाद और राहुल उन्होंने भी बस हाँ कह दिया। राहुल का तो ध्यान माही के कोमल स्पर्श में था। उसने मन में कहा कितनी कोमल है ये लड़की और जल्दी यह कोमलता को मैं अपने बिस्तर में लाकर रहूंगा। ये बोलकर उसके चेहरे पर अजीब से भाव दिखने लगे। फिर दादाजी ने उसे अंदर जाकर आराम करने के लिए कह दिया। यहाँ माही जैसे ही अंदर आई हॉल में बैठे हुए सब लोग उसे देखने लगे। माही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी रागिनी जी ने कहा यह इस लड़की को क्या हुआ और इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। जिस पर दादी ने कहा छोटी बहू। दादी की आवाज़ सुनकर माही उनकी तरफ देखने लगी तो दादी ने अपनी जगह से उठकर उसके थोड़ा करीब आई। बाकी सब लोग भी उठकर आए। संध्या प्रार्थना की रागिनी पूजा वह मौजूद थे। दादी ने उससे कहा ये क्या हुआ तुझे, ये चोट कैसी लगी। तो माही ने कहा वह रास्ते में अंतर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, चोट लग गई। फिर जो कुछ हुआ उसने उन्हें थोड़े में बता दिया। ये सब जानकर कि समय पर हमला हुआ है। संध्या जी काफी चिंतित हो गई और उसकी फिक्र करते हुए बोली कहा है मेरा समय, उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। दादी जी भी चिंतित दिखाई दे रही थी। उन सब ने माही के हाथ को तो जैसे नजरअंदाज कर दिया था। फिर तभी उनको सामने से समय आता हुआ दिखाई दिया। संध्या जी जल्दी से उसके करीब कोई और उसके माथे पर लगी पट्टी को देखते हुए बोली है भगवान ये क्या हो गया तुम्हें, ये चोट कैसे लग गई। जिस पर से मैंने उन्हें शांत करवाते हुए कहा कुछ नहीं हुआ है माँ, बस थोड़ी सी चोट है। करण कहा है तो संध्या जी ने कहा काशवी के साथ है। फिर उन्होंने कहा तू आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। दादी ने भी कहा हर रिसर्च जादू ऊपर। तो मैं भी हमें सर हिलाया और बोला तुम भी कमरे में आराम करो, हाथ की सदा मूवमेंट करने से डॉक्टर ने मना किया है। ये बोलकर वह सीधा ऊपर चला गया। माही ऊपर जाने को हूँ तभी रागिनी जी ने रोकते हुए कहा ये कपड़े कैसे पहने हैं तुमने और सर पर पल्ला क्यों नहीं है, और उसे घूर कर देखने लगी। तो माही ने डरते हुए कहा जी वह डॉक्टर ने ड्रेसिंग करने के लिए हमारी चोली की बाजू फाड़ दी थी, जिस वजह से हमें कपड़े चेंज करना पड़े और यह कपड़े इन्होंने ला कर दिए थे। तो दादी जी ने पूछा ये तेरे हाथ पर क्या हुआ है। तो माही ने कहा जी वो गोली छूकर निकल गई और दादी ने भी उनकी चिंता करते हुए कहा ठीक है जा तू ऊपर। तो फिर माही चुपचाप अपना सर झुकाकर चले गई। तो दादी ने रागिनी जी को हल्का डपटते हुए कहा कि हालत ठीक नहीं है उसकी रागिनी, और तुम क्या ये पल्ले वाली बात लेकर बैठ गई। वैसे भी जब से वह इस घर में बहू बनकर आई है उसमें ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे हम लक्षण को खराब कह सके। इतनी जिम्मेदार तो हमारे काशवी और निशा भी नहीं है जितनी जिम्मेदारी वह निभा रही है, तो हम उसकी एक आध चूक माफ कर ही सकते हैं। उनकी बात वहां मौजूद रत्ना और संध्या जी को ठीक लगी, पर रागिनी जी का मुंह बन गया और वह बोली मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, आप चढ़ा लो इसे भी सिर जैसे उसे चढ़ाया था। ये बोलकर वह वहां से चली थी और वह तीनों एक दूसरे को देखने लगी। अतीत की बातें यादें आती है, उनका मन खट्टा हो गया और वह अपने कामों में लग गई। पूजा जी तो वहां मुख्य दर्शन बने तमाशा देख रही थी। उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि यह लोग कुछ खास माही को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसके दिमाग में कोई शातिर प्लान चलने लगा। यहाँ हवेली के पीछे वाले कमरे में किसी की तेज तेज सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे कोई भी बता सकता था कि अंदर क्या हो रहा होगा। अंदर कामिनी किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। वो दोनों पसीने से भीगे हुए थे। थोड़ी देर बाद कमरे में खामोशी छा गई और वह आदमी उन्हें के गांव का एक छटा हुआ गुंडा था। ये कामिनी का आशिक था। इनका शादी से पहले एक दूसरे से अफेयर था और यह अब तक बरकरार था। दोनों ही अपनी हवस मिटाने के लिए एक दूसरे का यूज़ करते थे। कामिनी में अपने बालों को समेटते हुए कहा चलो अब जल्दी से जाओ तुम यहाँ से, वरना किसी ने तुम्हें याद देख लिया तो खामखा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो वह आदमी जिसका नाम सुरेश था वह उसे पीछे से बाहों में बहते हुए बोला अभी कहा, अभी तो सिर्फ एक ही राउंड हुआ है। तो कमीनी में उसे खुद से दूर करते हुए कहा पागल हो गए होते तो घर में अभी मेहमान है और तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से याद आई हूँ। तो सुरेश में पूछा कौन आया है। तो कामिनी ने कहा वही ठाकुर परिवार के लोग। तो फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा हम समय ठाकुर भी आया है क्या। कामिनी ने समय के चेहरे को याद करते हुए मन ही मन कहा भरी और बोली हाँ आया है। तो सुरेश ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा पर अफसोस वह कभी तुझे घास नहीं डालता। ये बोलकर वह हंसने लगा। तो कमीनी ने गुस्से से उसकी चेहरे को पकड़ते हुए कहा आएगा, वह भी जरूर आएगा। आज तक ऐसा कोई नहीं जो मेरे जलवे के आगे टिक पाएगा। बहुत जल्द मैं उसे भी अपने हुस्न के जाल में फंसा लूंगी, पर क्यों निकाल अभी यहाँ से। यह बोलकर वह अपने कपड़े पहनने लगे। तो सुरेश भी अपने कपड़े पहनने लगा। फिर उसने कहा 10 मिनट बाद में करना और पहले मैं देखती हूँ कोई होता नहीं आसपास। ये बोलकर कामिनी बाहर निकले और यहाँ वहाँ देखा। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो उसने उसे इशारा किया और वह हवेली की तरफ चली गई। सुरेश भी छुपते छुपाते वहां से जाने लगा। तभी इसकी नजर गार्डन में पड़ी और उसके चेहरे पर हवास दिखने लगी। वह ऊपर से नीचे तक किसी को देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि काशवी थी, जिसमें एक शॉर्ट और शर्ट पहन रखा था और फोन पर किसी से बात कर हंस रही थी। उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। सुरेश उसे अपनी गंदी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा और खुद से बोला है क्या चीज है। वह थोड़ी देर और वहां रुककर चुप कर काशी को देखने लगा और उसके प्रति अपने मन में गंदे गंदे ख्याल लाने लगा। थोड़ी देर बाद काशवी अंदर चली गई और सुरेश भी वहां से चला गया। यहाँ समय के कमरे में समय और माही जब कमरे में आए तो समय में एक गहरी सांस ली और जल्दी से फ्रेश होना चला गया, क्योंकि उसे अब उसे कुर्ते में काफी उलझन होने लगी थी। माही भी चुपचाप बेड पर बैठ गई। वह अब उसके एक हाथ से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद समय फ्रेश होकर आ गया। तभी किसी ने दरवाजा लॉक किया। समय ने एक नज़र माही को देखा और फिर जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने संध्या जी खड़ी हुई थी, जिनकी हाथों में 2 गिलास हल्दी का दूध था। समय ने उन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दिया तो संध्या जी ने एक नज़र बद पर बैठी हुई माही की तरफ देखा और फिर एक गिलास समय को पकड़ते हुए बोली जल्दी से इसे मेरे सामने पूरा खत्म करो। समय में उसे हल्दी वाले दूध को देखकर मुंह बनाया और बोला जरूरी है क्या ये पीना। उसकी इस बच्चों जैसी हरकत को देखकर संध्या जी मन में मुस्कुराई, पर चेहरे पर सख्त भाव
लाते हुए बोली, जरूरी है क्या, मतलब तुम्हें पीना ही पड़ेगा समझे तुम तो। फिर समय ने भी नाक बंद करके एक सांस में उसे पी लिया और फिर अजीब सा मुंह बनाकर ग्लास ट्रे में पटक दिया। माही समय की इस मुंह बनाने वाली हरकत को देखकर मन में हंसने लगी। तभी संध्या जी वह दूसरा गिलास उसके सामने लाकर बोली, ये लो। तो संध्या जी को माही देखने लगी, उसका भी मुंह देखने लायक था। ये देखकर संध्या जी ने नामे सर हिलाया और बोली, कारण भी इतने नाटक नहीं करता है, दूध पीने में जितने नाटक और मुंह तुम दोनों बना रहे हो, चलो तुम भी जल्दी जल्दी इसे खत्म करो। तो माही ने भी ना चाहते हुए वह दूध का गिलास उठा लिया और अपनी तिरछी निगाहों से समय को देखते हुए उसे पीने लगी। संध्या जी जब तक उसने वह प्रयास खत्म नहीं कर लिया तब तक वहीं खड़ी रही। समय भी माही के बनते बिगड़ते मुंह को देखकर मन ही मां हंस रहा था। जब उसने वह दूध पी लिया तो ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे उसने कोई जंग खत्म कर ली हो। संध्या जी के चेहरे पर भी उसके एक्सप्रेशन देखकर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर वह दोनों गिलास लेकर दोनों को आराम करने का कहकर बाहर चली गई और समय को साफ हिदायत दे गई कि अभी काम करने में मत लग जाना, जिस पर समय ने भी हामी भरी। उनके जाने के बाद समय चुपचाप बेड पर बैठ गया और कमरे में काफ़ी खामोशी थी। समय नैनी के पास जाकर कारण से मिलकर आ गया था और अब वह चुपचाप बैठा हुआ था। माही भी चुपचाप बैठी हुई थी। तभी समय ने पूछा, तुमने मुझे धक्का क्यों दे दिया था, अगर तुम्हें वह गोली लग जाती तो तू। माही ने अपना सर उठाकर समय की तरफ देखा जो इससे सवाल कर रहा था। माही ने मासूमियत से कहा, और अगर आपको लग जाती तो। ये सुनकर समय का दिल एक पल को धड़का। उसे नहीं कि इस बात से कुछ अलग ही एहसास होने लगा था, पर आगे माही की बात सुनकर उसका यह एहसास पल भर में हवा हो गया। आपका तो एक बच्चा भी है, अगर आपको कुछ हो जाता तो वह भी हमारे तरह अनाथ हो जाता ना, बस इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे भाग पड़े थे। इसलिए सुनकर समय को न जाने क्यों अजीब सा लगा। उसने थोड़ी हल्की आवाज में पूछा, बस यही बात थी। तो माही ने भी मासूमियत से हाँ में सर हिलाया और बोली, और क्या बात हो सकती है। जिसका समय ने फिर कहा, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। माही ने एक पल को उसे देखा और फिर एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, तो क्या होता है, हमारा कोई नहीं है, किसी को दुख नहीं होता। पर उसकी इस बात में काफी दर्द था जो उसकी आंखों में दिख रहा था। समय ने एक पल को उसे देखा और फिर अपना फोन चलाने लगा। उसके पास माही के इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो माही ने उससे कहा, सुनिए। ये सुनकर समय उसे देखने लगा तो माही ने हिचकी जाते हुए कहा, क्या आपसे एक बात पूछूं। तो समय ने कहा, हाँ पूछो। तो माही ने कहा, आप गुस्सा तो नहीं करोगे। जिस पर समय ने कहा, नहीं करूंगा। तो माही ने पूछा, ये बेड पर मजा क्यों आता है। उसकी यह बात सुनकर समय उसे हैरानी से देखने लगा तो माही उसे मासूमियत से देख रही थी। समय ने थोड़ा हिचकिचा जाते हुए कहा, तो तुमसे यह बात किसने कही। तो माही ने मासूमियत से कहा, अरे वह कामिनी दीदी है ना, उन्होंने उसे दिन हम किचन में चाय बना रहे थे तो हमसे कह रही थी उनके साथ तो बेड पर काफ़ी मज़ा आता होगा ना, पर हमें कुछ समझ ही नहीं आया तो हमने सोचा किसी से पूछ लेंगे। तो समय तुरंत बहुत बढ़ा, तुमने किसी और से तो इस बारे में बात नहीं की। तो माही ने नामे सिर हिला दिया। तो समय ने मन ही मन एक राहत की सांस की और बोला, यह शादी ठर की कामिनी। फिर उसने माही की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर माही ने मासूमियत से उसे देखा और बोली, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में मतलब। तो समय में थोड़ा हिचकी जाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि फिजिकल रिलेशन के बारे में। ये सुनते ही माही एक पल को शांत हो गई और बोली, वह क्या होता है। उसकी यह बात सुनकर तो समय का दिल खुद का ही माथा पीटने को कर रहा था। फिर उसने कहा, कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही कह रही होगी, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया करो। तो माही ने भी फिर कुछ नहीं कहा। तो समय ने कहा, मैं एक बात पूछूं। तो माही ने हाँ में सर हिलाया और बोला, तुम्हें ये बात पता थी कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है और मेरा एक बच्चा भी है। तो माही नहीं मासूमियत से कहा, नहीं हमें नहीं पता था, और अगर पता होता तो क्या फिर भी मुझसे शादी करती। यह बोलकर माही की के प्रति समय ने मन में सोचा कि जरूर करती, सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए। तो माही ने जो कहा उसे सुनकर समय उसे देखता ता ही रह गया। उसने कहा, हाँ करती। तो समय ने कहा, तुम्हें ये सोचकर बुरा नहीं लगता कि मेरी पहले से शादी हुई है और बच्चा भी है, ऊपर से मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। तो माही ने कहा, हाँ वो बात तो है कि आप मुझसे काफी बड़े हो, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी पहले शादी हो गई और बेबी भी है। ये तो भगवान जी की गलती है ना, जो उन्होंने बेबी से उसकी मम्मी ले ली। मेरी भी मम्मी नहीं है ना, तो मुझे पता है मम्मी ना हो तो कितना बुरा लगता है, और अगर मैं आपसे शादी नहीं करती तो उसकी मम्मा बन गई। समय ने कहा, पर मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता और ना ही तुम मेरे बेटे की माँ हो। ये बोलते वक्त उसका चेहरा पहले से कठोर हो चुका था। तो माही ने कहा, कोई बात नहीं, फिर भी मैं उसका ध्यान रखूंगी, फिर सब मुझे प्यार करेंगे। समय को उसकी ये सारी बातें काफी अजीब लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि माही सिर्फ मासूम बनने का नाटक कर रही थी, वरना दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं होती जो किसी और के बच्चे को अपना मानकर उसे प्यार कर सके। और यह धारणा उससे उसकी पहली बीवी से आई थी, क्योंकि वह जब खुद के बच्चे को अपना नहीं समझ पाई तो कोई और भला क्यों किसी और के बच्चे को अपना समझेगा। वह उठकर वहां से चला गया। माही उसकी यूं अचानक चले जाने से हैरान रह गई, उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह चुपचाप अपने हाथ को संभालते हुए लेट गई, क्योंकि उसका हाथ ज्यादा मूवमेंट करने पर दर्द करने लगता था। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। यह समय बालकनी में खड़ा था और उसकी आंखों के आगे कुछ चल रहा था। फ्लैशबैक, एक लड़की जिसने एक थाई तक की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी, उसमें उसकी गोरी लंबी टांगे साफ दिखाई दे रही थी और वह क्लब में काफी लड़कों से चिपक चिपक कर नाच रही थी। कोने में पड़ा उसका फोन बार बार बजे जा रहा था, जिस पर माय डियर हस्बैंड लिखा आ रहा था और नाम के आगे इरिटेटिंग और पैसों का सिंबल बना हुआ था। वह लड़का किसी को फोन पर फोन किया जा रहा था,
पर सामने से कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। वही उसके पास में एक 4 महीने का बच्चा था जो काफी रो रहा था। 55-60 साल की महिला उस लड़के से बोल रही थी, उठाया नहीं उसने फ़ोन। वह लड़का बोला, नहीं मन नहीं उठा रही है फ़ोन। तो उसने कहा जल्दी जाकर उसे लेकर आती है, 4 घंटे हो चुके हैं, बालक ने दूध नहीं पिया है और यह अभी इतना छोटा है, इसे 2 घंटे में भूख लगती होगी और हम इसे दूसरा दूध भी नहीं दे सकते, जा तू जल्दी से उसे जाकर लिया। उसे लड़के ने एक नज़र अपने रोते हुए बेटे को देखा और जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल पड़ा। उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझुनाहट और गुस्सा भी नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी एक क्लब के आगे आकर रुकी और वह झटके से दरवाजा खोलकर अपने तेज कदमों से क्लब के अंदर चला गया और अपनी नज़र यहाँ वहाँ दौड़ाने लगा। तभी उसे वह लड़की फ्लोर पर एक लड़के से चिपक कर डांस करती हुई दिखाई दी। वह दुनिया से बेखबर होकर नाच रही थी। ये देखकर वह लड़का काफी गुस्से में आ गया और स्टेज पर जाकर उसे लड़के से अलग कर खींचकर बाहर ले जाने लगा। वह लड़की जो हल्के नशे में थी उसने कहा है, यू कौन हो तुम? पर जब उसने जाना पहचाना चेहरा देखा तो बोली, यह क्या हरकतें, छोड़ो मुझे। तो उसे लड़के ने उसे क्लब से बाहर घसीटते हुए लाया और बोला, घर चलो। नैना तो वह लड़की यानी समय की पहली पत्नी नैना ने हाथ छुड़ाते हुए बोला, मुझे नहीं जाना, इतनी जल्दी कर तुम चले जाओ। और वह वापस क्लब की तरफ जाने लगी तो उसे लड़के ने कहा, कारण भूख है, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि घर में हमारा एक छोटा बच्चा है और तुम यहाँ उसे अकेला छोड़कर आ गई हो, वह वहाँ भूख से रोए जा रहा है। तो उसे लड़की ने उसका हाथ छुड़ाने हुए बड़े ही जुलाहट के साथ कहा, तो मैं नहीं कहा था उसे पैदा करने के लिए, मैं पहले ही कह रही थी कि मैं अबॉर्शन कर लेती हूँ, पर तुम थे कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे और अब उसके वजह से मेरी आज़ादी चल चुकी है। यह मत जाओ, वहाँ मत जाओ, अब कर तो दिया उसे पैदा तुम्हारे कहने के मुताबिक, अब पल दो ना उसे। तो वह लड़का यानी समय गुस्से से चिल्लाया, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे लगा था एक बच्चा हो जाए फिर तुम्हारी ये हरकतें सुधर जाएंगे, पर तुम तो दिन पर फिर मुझे भी कुछ नहीं सुना। पहले तुम घर चलो, उसके बाद हम बात करते हैं। ये बोलकर वह उसे जबरदस्ती घर ले आया। उसने कल में भी काफ़ी बहस की जिस वजह से समय का दिमाग अच्छा खासा खराब हो चुका था। वह उसे खींचते हुए घर में लाया तो वहाँ मौजूद संध्या जी जो बच्चे को संभाल रही थी, उन्होंने कहा कि लो भाव, इसे जल्दी से दूध पिला दो, बेचारा कब से रो रहा है, 4 महीने का कारण जिसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। पर उसे पर दया नहीं आए और उसने एक जूझ राहत के साथ उसे लिया और लेकर कमरे में चली गई और समय भी उसके पीछे जाने लगा। तो संध्या जी ने कहा, बेटा उसे झगड़ा मत करना, पहले उसे दूध पिलाने दे फिर बात करना, वरना फिर से हो तमाशा खड़ा कर देगी। जिस पर समय ने बिहार के दिया और पीछे पीछे चला गया। फ्लैशबैक एंड ये सब याद कर समय की आंखें लाल गई थी और उसने अपने मन में कहा, मैं अपने बच्चों के लिए अकेला काफी हूँ, मुझे और मेरे बेटे को किसी की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ प्रहलाद पूजा अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी प्रधान ने कहा, कभी जाने वाले हैं ये लोग? जिस पर पूजा ने कहा, मुझे क्या पता, शायद 8-10 दिन के लिए आए हैं। तो प्रहलाद ने कहा, ठीक है, थोड़े दिन की बात है, अपने बेटे से कहना कोई ऐसी है वैसी हरकतें ना करे जब तक वह लोग यहाँ है तब तक, वरना हमारा राज बाहर आ गया तो लेने के देने हो जाएंगे। जिस पर पूजा जी ने भी हाँ कह दिया और बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे और कामिनी दोनों को समझा दिया है। फिर वह लोग और कुछ बातें करने लगे। थोड़ी देर नैनीकरण को लेकर कमरे में आई जहाँ माही अभी नींद से उठी थी और बिस्तर से चीख लेकर बैठी हुई थी। नैनी ने कारण को बेड पर बैठाया तो कारण माही को देखकर खुशी से अपने घुटनों के बाल रंगता हुआ उसकी तरफ चला गया और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके गोरे गोरे गालों पर पड़ता डिंपल उसे काफी क्यूट और मासूम दिखा रहे थे। माही ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, कैसा है मेरा बाबू, कुछ खाया आपने? तो कारण ने भी अपने मुंह से की आवाज निकाली। यह आवाज काफी धीमी थी जिस पर माही ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा खा लिया। फिर वह उसके साथ बच्चों जैसी बातें करने लगी और खेलने लगी। नैनी ने भी विरोध नहीं किया और चुपचाप कमरे से चली गई। करण माही के साथ खिलखिलाकर हंसता था जबकि आमतौर पर उसके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं रहते थे। वह शायद ही किसी को देखकर एक मुस्कान भी दे दे। बालकनी में खड़ा समय ये सब देख रहा था। उसका एक मन कहता है कि माही उन चालक लड़कियों की तरह नहीं है जो किसी की प्रॉपर्टी के लिए खिलवाड़ करें, पर फिर जब वह दूसरे पहले से सोचता तो वह भी उसे जैसे ही लगती। फिर वह कमरे में आ गया और एक तरफ बेड पर बैठ गया। करण ने उसे देखा और एक हुक मारी। जब से माही आई थी तब से वह समय के अलावा माही के साथ ही काफी कंफर्टेबल ही रहता था, वरना वह बाकी सबके साथ नॉर्मल ही बर्ताव करता था। उसने समय को भी अपनी एक हाथ से पकड़ लिया और एक हाथ से माही को पकड़ लिया जैसे कह रहा हो ये हमारी फैमिली है। फिर थोड़ी देर बाद संध्या जी ने माही और समय का खाना दादी के कहने पर ऊपर ही भिजवा दिया था। समय ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। मेड खाना रखकर चली गई। समय ने एक नज़र माही की तरफ देखा जिसके हाथ पर ज्यादा मूवमेंट ना हो इसलिए प्लास्टर लगाया गया था और उसे उसके गले में तनकर शहंशाह बनाया गया था। समय उठा और अपने हैंड वॉश कर 2 थाली में खाना परोसकर एक थाली माही के सामने तो दूसरी थाली अपने सामने रख दिया। माही ने भी चुपचाप खाना शुरू कर दिया। वह काफी धीमी धीमी खा रही थी। समय भी अपना खाना चुपचाप खा रहा था। करण को अभी ही खाना खिलाया गया था इसलिए उसे उन लोगों ने कुछ नहीं खिलाया। ऐसे ही करण की थोड़ी बहुत शरारत के साथ उन लोगों ने खाना खत्म किया। माही बिस्तर से खड़ी हुई और बाथरूम में चली गई। उसे फ्रेश होना था। उसे बाथरूम की तरफ जाते हुए देखकर समय ने कहा, संभाल कर हाथ पर ज्यादा प्रेशर मत डालना और उसे जिला मत कर देना। तो माही ने भी हाँ कह दिया और धीमे धीमे कर बाथरूम में चली गई। तेरी माँ 20 मिनट बाद जब माही बाथरूम से बाहर नहीं आई तो समय को चिंता होने लगी, पर फिर उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए करण को संभालने लगा। माही धीमे धीमे कर बाथरूम से बाहर आ गई और बेड पर बैठ गई। समय नहीं उसके बाहर आने पर एक राहत की सांस ली पर कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वह करण को लेकर नीचे चला गया।
गया। माही अपने कमरे में बैठे हुए बोर हो चुकी थी, इसलिए वह धीमे से उठी और कमरे से बाहर लॉबी में आ गई। इस फ्लोर पर 9-10 कमरे थे, पर उसे कुछ पता नहीं था इस महल के बारे में, इसलिए वह देख रही थी और देखते देखते आगे बढ़ रही थी। तभी उसे किसी के हाथ अपने कमर पर महसूस हुई। वह चक्कर पीछे पड़ती तो सामने राहुल खड़ा हुआ था। वह अपने हाथ लहराते हुए बोला, हेलो भाभी सा, कहाँ जा रही है आप? जिस पर माही ने एक गहरी और बोली, मुझे कुछ नहीं होगा, सब पैसे कमरे में बैठकर बोर हो रहे थे तो सोचा थोड़ा बाहर निकल आया। अच्छा, राहुल ने कहा तो माही ने हाँ कह दिया। राहुल एक तक उसके चेहरे को देख रहा था जिससे माही को अजीब सा फील हो रहा था। उसने कहा ठीक है चलते हैं, ये बोलकर वह जाने को हुई। जब वह उसकी वजह से गुजरने लगी तो उसने जानबूझकर अपना पैर थोड़ा सा अड़ा दिया, जिससे माही संभाल नहीं पाए और लड़खड़ाकर गिरने को हुई। इस बात का फायदा उठाते हुए राहुल ने उसकी कमर अपने दोनों हाथ से पकड़ ली और एकदम खुद को उस चिपका दिया। माही एक पल को डर गई थी क्योंकि उसे लगा कि अब वह गिर जाएगी, पर जब वह नहीं गिरी और यह महसूस किया कि राहुल ने उसे पकड़ रखा है तो उसने एक पल को राहत की। शादी पर जब उसे अपनी पीठ पर कमर पर राहुल के हाथ अजीब तरीके से चलते हुए महसूस हुई तो वह हड़बड़ा कर पीछे हो गए। राहुल जो उसे पूरी तरीके से छू रहा था वह भी ऐसे प्रिंटेड करने लगा जैसे उसने कुछ किया ही ना हो और मासूम बनते हुए बोला, भाभी अब ठीक तो है, कहीं लगी तो नहीं आपको? माही ने अपना दुपट्टा जो हल्का सरक गया था उसे ठीक किया और अपने हाथ को संभालते हुए बोली, हाँ वह हम ठीक है। ये बोलकर वह बिना एक पल रुक वहां से चली गई क्योंकि उसे राहुल का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था और उसे उसके टच से काफी अजीब सा और अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके जाने के बाद राहुल भी एक अजीब सी हंसी हंसने लगा और बोला, क्या बदन है, क्या हुस्न है, हमें तो बस तेरी ही चाहत है। ये बोलकर वह उसे दिशा में देखकर हंसने लगा और फिर सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। पर यह कोई था जिसे मौके का फायदा उठाया था और जब माही उसके ऊपर गिरी तब उसकी फोटोज ले ली थी। नहीं, उन सब के बारे में ही सोचते हुए आगे जा रही थी। तभी सामने से आते हुए राम जी से टकराते हुए बची तो राम जी ने कहा संभाल के। उनकी आवाज़ सुनकर प्रिया हड़बड़ा गई और बोली, सो सॉरी, वह हमारा ध्यान नहीं था। तो राम जी ने प्यार से कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा हाथ का दर्द कैसा है अब? तो प्रिया उन्हें देखने लगी और बोली ठीक है अभी। तो राम जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ मेरा और बोला खुश रहो और दवाएं वक्त पर ले लेना, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बोलकर वह वहां से चले गए। प्रिया ने एक नज़र उनको जाते हुए देखा, उसकी आंखों में हल्की नमी थी क्योंकि उनका ऐसा प्यार से उसके सिर पर हाथ रखने से काफ़ी सुकून दे गया था, इसलिए वह हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई और धीमे धीमे कर नीचे आ गई। नीचे दादा रतन जी, संध्या जी, कश्वी, निशा बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी और लक्ष्य अभी थोड़ी देर पहले ही मुंबई जाने के लिए निकल पड़े थे क्योंकि उनका कोई जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी और वह करना जरूरी था, इस वजह से वह चले गए। ये सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। माही भी धीमे धीमे कर नीचे आए और एक जगह खड़ी हो गई। दादी ने उसे देखा और बोली बैठ जा छोटी बहू। माही भी चुपचाप बैठ गई और उनकी बातें सुनाने लगी। काशवी ने अभी भी देखकर उसे मुंह बनाया पर माही ने उसे कुछ नहीं कहा। निशा भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, वह बस उसे नीचा दिखाया करती थी। काशवी यह समझती थी कि वह उसके भाई की जिंदगी खराब कर देगी, इस वजह से वह उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। दादाजी ने दादी जी से कहा मुझे मानिक का फोन आया था, वह चाहता है कि हम एक दिन के लिए उसके घर चले, जिस पर दादी जी ने कहा हाँ तो चलते हैं ना, वैसे भी वह हमें कितना याद करते हैं और काफ़ी दिन हो गए उनके यहाँ गए हुए, तो बस एक दिन के लिए हो आते हैं सब। जिस पर फिर दादी ने कहा सबको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब बड़े बड़े ही चलते हैं, बच्चे रह लेंगे यही, वैसे भी समय को और छोटी बहू को भी चोट लगी हुई है तो ऐसे में इनका सफ़र करना ठीक नहीं है। जिस पर दादाजी भी सहमत थे। फिर दादा ने कहा ठीक है तो तू, मैं, राम, रत्ना, बहू संध्या, बहू रागिनी चलते हैं। तो रागिनी जी जो वहाँ बैठी थी उन्होंने कहा हाँ चलते हैं। मानिक के घर जाने का नाम सुनकर निशा के मन में अलग ही लड्डू फूट पड़े। वह बोली मैं भी चलूंगी और त्रिशा भी चलेगी। जिस पर काशवी ने कहा अरे तुझे वहाँ क्यों जाना है, हम लोग यही रुकते हैं ना, वैसे भी हम वहां जाकर बोर हो जाएंगे। तो निशा ने, मैंने कहा अब इसे कैसे बताओ, अगर वहां नहीं गई तो कैसे मिलेगा मुझे मेरा नवीन? दरअसल मानिक दादा के एक रिश्तेदार थे और बचपन से ही उनका पोता और निशा की अच्छी खासी दोस्ती थी और वह दिखने में भी काफी अच्छा था, इस वजह से निशा को वह पसंद था, इसलिए वह उसे देखने के लिए वहां जाना चाहती थी। कुछ सोचते हुए कहा नहीं नहीं, मुझे गांव देखना है तो मैं जाऊंगी, तू भी चलना? नहीं नहीं बाबा, मुझे वहां का वेदर सूट नहीं करता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो मैं जाना है तो तुम जा सकती हो। फिर उनकी बात मानकर दादाजी भी मान गए और ये तय हुआ कि निशा और त्रिशा के साथ जाएंगे। वैसे भी अब लक्ष्य मुंबई जा चुका था तो त्रिशा का यहाँ रहने का मन भी नहीं था, इसलिए वह जहाँ निशा जा रही थी उसके साथ चलने के लिए तैयार थी। उन लोगों ने कल सुबह जाने का तय किया था। तो गैस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप इतने एपिसोड से संतुष्ट होंगे। टाइम की कमी के कारण मैं बड़े एपिसोड नहीं दे पाती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपकी कदर नहीं करती, बस वक्त नहीं मिल पाता है इसलिए नहीं दे पाती हूँ। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो कमेंट करते रहिए, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना बड़ा एपिसोड में देने का ट्राई करूंगी। आप लोग कमेंट करते रहो और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जल्दी से जल्दी मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी कहानी को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।